नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस के तौर पे मैं कराऊंगी। अच्छे क्वेश्चन है ये आपके, और बिहार शिक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए भी मतलब कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होंगे ये क्वेश्चन। जो अगर आप ना बिहार शिक्षक भर्ती का जो मतलब एग्ज़ाम होने वाला है तो उसके लिए अगर जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी के जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, तो वो ज़रूर देख लेना। उससे बहुत सारे क्वेश्चन पिछली बार जो एग्ज़ाम हुए हैं ना उसमें भी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो पुराने जो क्वेश्चन पेपर है उन्हें ज़रूर देख लेना आप क्वेश्चन करने से पहले। कोई भी स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नीचे संधि के भेद दिए गए और इसमें दिया गया है कि इसमें से इसकी मतलब उच्छिष्ट की संधि कौन सी है इसमें से। तो इसमें से हमें सही विकल्प चुनना है कौन सा है। तो इसमें हमारा सही विकल्प क्या होगा? उत धन शिष्ट। तो ये क्या होगा? उत्शिष्ट। असंधि हमारी कितने प्रकार की होती है? अगर संधि के भेद पूछें तो 3 भेद होते हैं संधि के। संधि के 3 भेद कौन से होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, इस तरह से हमारे कितने भेद हो गए? 3 भेद होते हैं संधि के। ठीक है, और अगर पूछे स्वर संधि के कितने भेद होते हैं तो स्वर संधि के भेद होते हैं 5। कितने भेद होते हैं? 5। और उसमें होते हैं दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। इस तरह से, क्योंकि ये भी पूछ लेते हैं अलग अलग कितने होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अक्षर का सिरोरेखा लगने का अनुमोदन किस समिति द्वारा किया गया? तो अक्षर पर जो अक्षर लिखते हैं ना, जैसे आ, ठीक है, इसके ऊपर जो सिरोरेखा लगाते हैं, इसके लगाने का अनुमोदन किस समिति द्वारा किया गया? तो ये किया गया था, हमारा ऑप्शन ए सही है इसमें, देवनागरी लिपि सुधार समिति द्वारा। और देवनागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे वे कौन थे? वो ये थे काका कालेलकर। कौन थे? काका कालेलकर, जो मतलब जिन्होंने वो आकी 12 खड़ी है ना अपनी जो हिंदी की, तो आकी 12 खड़ी इन्होंने दी थी। ठीक, और जो समिति थी देवनागरी लिपि, तो उसके मतलब अध्यक्ष कौन थे पहले? तो वो अध्यक्ष कौन थे? तो इसके थे समिति के अध्यक्ष नरेंद्र देव। कौन थे? नरेंद्र देव। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। इसमें से सही संधि विच्छेद पहचाननी है जो इसमें बचाना। तो अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या है इसमें से? तो पहली बात तो संधि विच्छेद में थोड़ा सा आपको 1-2 बार अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे यड़ संधि में या वा, इस तरह से कि किसका मिलाने से कौन सा बनता है, ये क्यों ज़्यादातर संधियों में होता है। विसर्ग संधि का तो आप पहचान सकते हैं एक बार को। और ये हाँ, एक क्वेश्चन और बनता है कि स्वर संधि में मतलब स्वर से पहले क्या आता है? तो स्वर संधि के जब भी मतलब संधि विच्छेद करेंगे तो उसमें प्लस के पहले भी स्वर आएगा और प्लस के बाद भी स्वर आएगा। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा, अनुधन एषण। तो ये क्या हो गया हमारा? अन्वेषण। नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। तो इसमें से सही संधि वाला विच्छेद कौन सा है? तो संकल्प का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो संकल्प हमारा इसमें सही संधि विच्छेद है समधन लग। ठीक है, संलग्न। ठीक है, इस तरह से इसका क्या हो गया? संलग्न। और इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। ठीक है, रात दिवस पूनम अमा, सुखा दुख सुख दुख छाया धूप, यह जीवन बहुरूपिया बदले कितने रूप में कौन सा छंद है? इसमें बताना कौन सा छंद है। छंद हमेशा तुम तभी सही कर सकते हो अगर तुम्हें मात्रा लगानी आती है। एक बार थोड़ी सी परेशानी पड़ेगी, लेकिन मात्रा लगानी सीख लो तो फिर वो ये एग्जाम्पल ये दे रखा, आगे दूसरा एग्जाम्पल भी देंगे तो आप मात्रा लगा के उससे ना सही कर सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ी है कि आप मात्रा लगाना ज़रूर सीख लो कि किसकी मतलब एक लगेगी और किसकी 2 मात्राएं होती हैं। इसमें केवल मात्राओं का खेल है। और जो वर्णिक छंद है उसमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि उसको थोड़ा सा तुम मतलब वर्ण समझोगे तभी वो चीज़ समझ में आती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा है? अब जैसे इसमें S1 वन वन वन, S1 वन 1 और S, तो हम गिनेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 हो गई। तो 13 मात्राएं हमारी किस में होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं हमारी दोहा में। ठीक है, 13 11, 13 11 पर क्या होती है? यति होती है। और दोहे का उल्टा क्या होता है? सोठा होता है।
आगे देखते हैं। राम के रूप को निहारती जानकी कंगन के नक की परछाई, याते सबे सुधि भूल गई कर टेक रही पल हारत नाही। इस पंक्ति में कौन सा रस है? ये बहुत बार मतलब पूछा गया है एग्जाम में। तो इसमें कौन सा रस है? इसमें है श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। इसमें कौन सा रस है? श्रृंगार रस। अब भरत मुनि ने कितने रस माने हैं? भरत मुनि ने 8 रस माने हैं, ये पूछा है। और कौन सा रस नहीं माना है? शांत रस नहीं माना। और ये पंक्तियाँ किससे ली गई हैं? ये पंक्तियाँ हैं जो तुलसीदास जी ने रचना लिखी है कवितावली, कवितावली के बालकांड से। किससे? बालकांड से, जो कवितावली का बालकांड है उससे ये पंक्तियाँ ली। सिंह की गर्जना या सांप की फुंकार किस रस का उद्दीपन विभाव है? तो सिंह की गर्जना या सांप की फुंकार में भयानक चीज़ें कुछ, ठीक है, तो वो किसकी होंगी? तो वो होगी भय, भयानक रस। इसके स्थायी भाव क्या है? भय। भयानक का क्या है? भय। अद्भुत, विस्मय, विस्मय, रोध, क्रोध, वीर, उत्साह। ठीक, इस तरह से सबके स्थायी भाव भी अच्छे से देख लेना क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर बनते हैं। जहाँ एक शब्द का भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? शब्द एक है लेकिन अर्थ में अलग अलग प्रयोग होगा, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? वहाँ अलंकार होगा हमारा यमक अलंकार। अब यमक अलंकार का एक उदाहरण पूछा जाता है, जैसे कनक कनकते सोगुने, ठीक है, ज़्यादातर पूछा जाता है। अब तो बहुत सारे मतलब जो पूछे जाते हैं, जो भूषण है अपने रीतिकालीन कवि, उनके जब भी उदाहरण आए तो उसमें ज़्यादातर यमक अलंकार मिलेगा आपको, ठीक है। तो उसमें कभी भी अगर पूछे कौन सा अलंकार है तो उसमें यमक अलंकार है। अब इसमें जैसे एक है वो कनक कनकते सोगुने, तो उसमें पहले कनक का मतलब क्या होता है? सोना, और दूसरे कनक का मतलब क्या है? धतूरा। ठीक है, इस तरह से शब्द एक है लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। तो इसमें सही संधि वाला विकल्प कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? धर्मार्थ, धर्म धन अर्थ, तो धर्मार्थ। इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। अमीर खुसरो की प्रसिद्धि का क्या कारण था? तो अमीर खुसरो की प्रसिद्धि का क्या कारण था इसमें? तो ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा इसमें डी सही होगा। उन्होंने पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी। अमीर खुसरो आदिकाल के कवियों में आते हैं अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन। और इनके जो गुरु थे उनका नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया। आगे देखते हैं। भाषा विज्ञान भाषा को ही जानकर उसका कैसा अध्ययन करता है? तो भाषा विज्ञान भाषा को भाषा ही जानकर उसका कैसा अध्ययन करता है? वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। निम्न कवियों में कौन सा हिंदी कवि माना जाता है? तो इन कवियों में कौन सा हिंदी कवि है? तो इसमें कालिदास, अश्वघोष, भर्तृहरि, ये संस्कृत के कवि हैं। तो हिंदी के हमारे कौन से हुए? तुलसीदास। नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? तो नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है नंदी नागरी। उन्नीस में वर्धा में अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो 1937 में वर्धा में अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन हुआ था। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता की थी इसमें महात्मा गांधी जी। हिंदी के विषय में भारतीय संविधान में क्या है? तो हिंदी के विषय में भारतीय संविधान में क्या है? तो हिंदी कैसी? विदेशी है, संपर्क है, जनभाषा है, कैसी है? हिंदी राजभाषा है। हमारे राज के कार्य किसमें होते हैं? हिंदी में। और अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक किससे संबंधित है? हिंदी से संबंधित है ये अनुच्छेद सारे। और सब अनुच्छेद देख लेना, इन अनुच्छेद से क्वेश्चन बनते जरूर हैं। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से देश मतलब राज्यों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो देश राज्यों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो वो है 3 श्रेणियों में, का, खा और गा। पहला तो ये कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उनका मतलब हिंदी में ही जवाब होगा। और जो दूसरा है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और तीसरा है हमारा इंग्लिश का मतलब इंग्लिश में ही, दूसरा राज्य उसको आगे। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित करने वाले अहिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या था? तो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित करने वाले अहिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या था? तो वो थे गोपाल स्वामी अय्यर।
प्राचीन भारतीय सिक्कों पर कौन सी लिपि अंकित है? तो प्राचीन भारतीय सिक्कों पर कौन सी लिपि अंकित है? तो ये है हमारी ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि अंकित है? ब्राह्मी लिपि। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा डी होगा, श्याम सुंदर दास। इसमें 3 थे जो काशी नागरी प्रचारणी सभा में थे। एक तो थे श्याम सुंदर दास, दूसरे थे राम नारायण और तीसरे थे शिव कुमार। इस तरह से इन तीनों ने मिलकर किसकी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। इसकी स्थापना करने का मकसद यही था, हिंदी के प्रचार प्रसार में जो पुरानी पुस्तकें हैं उनकी खोज करना और मतलब हिंदी का मतलब प्रचार करना, यही था इनका देवनागरी लिपि के विकास के लिए। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा है? तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा है इसमें? तो ये है एटा। एटा के पटियाली में हुआ था। रेडियो में विज्ञापन की शुरुआत कब हुई? तो रेडियो में विज्ञापन की शुरुआत कब हुई थी? 1923 ईस्वी में। एक व्यक्ति द्वारा अपने भावों और विचारों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु ध्वनि संकेत हेतु भाषा का प्रयोग कहलाता है। तो भाषा का प्रयोग क्या कहलाता है? मौखिक अभिव्यक्ति। उपमेय में उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो उपमेय में उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो संभावना में ज़्यादातर क्या आता है? देखो, मनु मानो, जनु जानो, ठीक है। तो ये किसके मतलब जो वाचक शब्द हैं ये हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के। श्लेष में एक शब्द से कई अर्थ चिपके हुए होते हैं और रूपक में उपमेय का उपमान में आरोप होता है और उपमा अलंकार में क्या होता है? तुलनाओं की जाती है। भारतेंदु युग की साहित्यिक पत्रिका आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे? तो भारतेंदु युग की जो पत्रिका आनंद कादम्बनी थी उसके संपादक कौन थे? इसमें से हमें बताना है। तो संपादक कौन थे? बद्री नारायण चौधरी थे। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहना कि जो अपनी एक मतलब जो प्रेजेंट में कहते हैं ना बात, उस बात से भी मतलब आगे कही हुई बात। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो जनसंचार के माध्यमों में जो आधुनिक माध्यम है उसमें सबसे पुराना कौन सा है? वो है प्रिंटिंग माध्यम। सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घोड़ा था, वह पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार कौन सा है? उत्प्रेक्षा। मनु मानो, जनु जानो, ये सब किसके वाचक शब्द है? उत्प्रेक्षा अलंकार के। शब्द की जिस शक्ति से कारण किसी शब्द का साधारण तथा प्रचलित का मुख्य अर्थ समझा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसमें शब्द शक्तियाँ कितनी होती हैं? तो शब्द शक्तियाँ हमारी होती हैं 3। कितनी होती हैं? 3 होती हैं, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। और इसमें कौन सी शब्द शक्ति है हमारी? तो वह है अभिधा शब्द शक्ति। बनारस अखबार के प्रकाशन का कार्य निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो बनारस अखबार का प्रकाशन का कार्य इसमें से किसके द्वारा किया गया? तो ये राजा शिव प्रसाद सिंह के द्वारा। श्याम सुंदर सेन ने एक समाचार पत्र निकाला था, वो समाचार पत्र था समाचार सुधावर्षण, जो दैनिक समाचार पत्र था हिंदी का। नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? तो नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन कब से हुआ? तो ये हुआ था 1896 से। और नागरी प्रचारणी पत्रिका कैसी थी? ये पूछा गया क्वेश्चन है। त्रैमासिक। कैसी थी? त्रैमासिक थी ये पत्रिका। निम्न में से क्या रिपोर्ट लेखन की गलत विधि है? तो रिपोर्ट लेखन की कौन सी इनमें से गलत विधि है? तो ऑप्शन हमारा इसमें एक सही होगा, आयोजन स्थल का नाम लिखना जरूरी नहीं है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो इसमें जो हमें बताना कि अलंकार कौन सा है? तो इसमें अलंकार कौन सा है? श्लेष अलंकार। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ हिंदी जर्नलिज्म शोध प्रबंध किसका है? तो ये शोध प्रबंध किसका है? ये है राम रतन भटनागर का।
पत्रकारिता पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचार लेख एकत्रित तथा संपादित करने, प्रकाशन आदेश देने का कार्य पत्रकारिता के संबंध में कथन किसका है? तो इसमें से ये कथन किसका है? तो ये है बद्रीनाथ कपूर का। ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षुक सोण झनक, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, ज्यों। ठीक है। विज्ञापन बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातों के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? तो इसमें ऑप्शन हमारा डी है, विज्ञापन का मूल्य और उसकी उपलब्धता के बारे में बिल्कुल भी नहीं लिखें। निम्नलिखित रचना के शिक्षण में कौन सी विधि पहले अपनाना सही नहीं होता? तो कौन सी विधि है जो शिक्षण में पहले अपनाना सही नहीं होता? तो ये ऑप्शन ए है, सरल से जटिल की ओर। रस मीमांसा किसकी कृति है? तो रस मीमांसा किसकी कृति है? ये रामचंद्र शुक्ल की। अगर हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो एक बार रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जरूर पढ़ना, उसे चाहे सरसरी निगाह से देख लेना, उससे क्वेश्चन एक बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और तुम्हें हिंदी समझ में आ जाएगी कि जो साहित्य पढ़ रहे हो वो है क्या। निम्न विकल्पों में से कौन सा साक्षात्कार के समय की जाने वाली त्रुटि नहीं है? इसमें से साक्षात्कार के समय की जाने वाली त्रुटि कौन सी नहीं है? तो इसमें ऑप्शन हमारा सी है, साक्षात्कार के प्रश्नों का स्पष्ट व पारदर्शी होना। चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाए, जानी परे सिर सिहाए जब कुंभलाए। तो इन पंक्तियों में छंद है, तो इनमें छंद कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा, बरवे छंद। कौन सा छंद है? बरवे। हित तरंगणी किसकी रचना है? तो हित तरंगणी किसकी रचना है? ये कृपाराम की रचना है, हित तरंगणी। भाषा का विशिष्ट ज्ञान कौन कराता है? तो भाषा का विशिष्ट ज्ञान कराता है भाषा विज्ञान। जिस रचना में वाचक विशेष और वाच्य विशेष अपने अभेदात को गौण बनाकर काव्यार्थ व्यक्त करते हैं, ध्वनि कहलाती है। ध्वनि के संबंध में ये वाक्य किसका है? तो ध्वनि के संबंध में वाक्य किसने कहा है? तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? आनंदवर्धन ने कहा है ये ध्वनि के संबंध में। सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी मांगी नहीं गई है? तो ये मानी गई है 8। और 8 भी सभी को याद कर लेना, क्योंकि संचारी भाव दे देते हैं और इसमें एक दे देते हैं ये, और पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा नहीं है। आपको ये याद होंगे तो संचारी भाव चाहे 33 याद हो ना हो तब भी आप इनको मतलब अलग कर सकते हैं। संचारी भाव भी याद कर लेने चाहिए मेरे हिसाब से, वो याद तो होते नहीं जल्दी से, लेकिन फिर भी 2-4 बार देखोगे तो जब एग्जाम में आएगा तो कहीं ना कहीं ध्यान आ जाएगा कि ये संचारी भाव है। ठीक है, तो ये याद कर लेना इस तरह से। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्णीय, आश्रु, प्रलय। इस तरह से ये 8 हैं। ठीक है, कितने हैं सात्विक अनुभाव? 8 हैं अपने। हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता हैं। तो हल्दी घाटी नामक महाकाव्य किसका है? ये श्याम नारायण पांडे का है। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? तो नाट्यशास्त्र को पंचम वेद किसने कहा? भरत मुनि ने। और नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? भरत मुनि की। और इसमें कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय हैं इसमें नाट्यशास्त्र में। निम्न में से कौन काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं? तो काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन बी सही है, राजशेखर। छत्तीसगढ़ी बोली किस प्रदेश में बोली जाती है? तो छत्तीसगढ़ी कहाँ बोली जाती है? बांगरू हरियाणा में बोली जाती है, दिल्ली में खड़ी बोली, बिहार में भोजपुरी, मगही, मैथिली और मध्य प्रदेश में बोली जाती है क्या? छत्तीसगढ़। उत्पत्तिवाद आरोपवाद किस आचार्य का मत है? तो उत्पत्तिवाद आरोपवाद किस आचार्य का मत है? तो ये है भट्टलोलट का। ये भरत मुनि के 4 रस सिद्धांत के मतलब भरत मुनि के जो रस सिद्धांत है उसके मतलब 4 ये विस्तारक थे, जिनमें थे लोलट, शंकुक, नायक, अभिनव गुप्त। केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उक्ति किसके द्वारा अभिव्यक्त की गई है?
तो केवल मनोरंजन ही न कवि का कर्म होना चाहिए। तो ये पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, यह पंक्ति किस कवि के द्वारा लिखी गई है? तो ये पंक्तियाँ बहुत बार एग्जाम में पूछी गई हैं और ये पंक्तियाँ हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा। भारतेंदु ने कितनी पत्रिकाओं का संपादन किया था? 3। कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा, बालाबोधनी, नंबर 2 बालाबोधनी, और तीसरी थी हरिचंद चंद्रिका। ठीक है, इस तरह से इन्होंने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया था। और भारतेंदु को शुक्ल जी ने कहा था नर प्रकृति का कवि। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि नर प्रकृति का कवि कौन है? तो वो है भारतेंदु, और शुक्ल जी ने कहा था। ये आज के क्वेश्चन हो गए। और इससे संबंधित 1-2 जानकारी आपको और दे दूँ जो भारतेंदु से संबंधित क्वेश्चन बने। एक तो ये पूछा गया था कि आधुनिक काल में मुकरिया किसने लिखी थी? तो आधुनिक काल में मुकरिया लिखी थी भारतेंदु ने, पहेली और मुकरिया आधुनिक काल में जो मिली है। ठीक है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र की आप नाटक देख लेना जितने हैं, क्योंकि जिनके नाम पे युग का नाम पड़ा उनको अच्छे से देखना। महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, निराला, पंत, महादेवी वर्मा, जो मुख्य है वो लेखक तो कहीं से भी तुम्हें छोड़ने ही नहीं है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम जो कठिन है उसे पढ़ते रहते हैं, सरल को सोचेंगे ये हो जाता है। लेकिन हमेशा जो एग्ज़ाम हम क्रैक करते हैं ना, मतलब सरल क्वेश्चनों से करते हैं। हमेशा ध्यान रखो, अपने सरल क्वेश्चन बचाने की कोशिश करो। जितने अपने सरल क्वेश्चन बचाओगे उतना ही अच्छा है। लास्ट ईयर क्वेश्चन हमेशा करो। और अब जब एग्ज़ाम से पहले टाइम रह जाए तो कभी भी नया कुछ ना पढ़ो, जो पुराना है उसका रिवीजन करते रहो, बार बार रिवीजन करो। जितना रिवीजन करोगे उतने ही मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आपके खराब नहीं। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओ और लास्ट ईयर क्वेश्चन जो है उनको देखो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।